तो आज का एनालिसिस है एचएफसीएल लिमिटेड का। हम लोग इसमें कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो उसका टारगेट प्राइस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आपने इसको ठीक है बाई कर रखा है तो फिर यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या सेल करके निकल जाना चाहिए, वो भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें कुछ न्यूज़ है कि नहीं है। तो न्यूज़ में ये फैब 27 एमटी न्यूज़ वायर बता रहा था कि एचएफसीएल सिक्योर्स INR 404 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 404 मिलियन का। ऐसे ही फैब 21 में एमटी न्यूज़ वायर्स ने फिर से बोला था कि एचएफसीएल टू एस्टैब्लिश ऑप्टिकल फाइबर केबल प्लांट इन पोलैंड। ठीक है, तो पोलैंड नाम की कंट्री में एचएफसीएल जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल प्लांट इस्टेब्लिश करेगा, ये बोला जा रहा है। और फैब 13 में कहा गया कि एचएफसीएल बैक्स INR 1.41 बिलियन फॉर बैंड रेडियोज रिलेटेड सर्विसेज फ्रॉम भारत संचार निगम। तो ओवरऑल यहाँ पे इसको वर्क कंट्रैक्ट अच्छा खासा मिल रहा है। और एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ था और एक बार देख लेंगे कि इसने मार्केट को सरप्राइज़ किया है कि नहीं, वो देख लेंगे। तो मार्केट को इसने सरप्राइज़ किया कि नहीं, ट्रेडिंग व्यू इसमें कुछ नहीं बता रहा है। हम लोग इसका फाइनेंशियल रिजल्ट में एक बार देख लेंगे जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तब। तो यहाँ पे यही है न्यूज़। अच्छा है अर्निंग, यहाँ पे मार्केट को सरप्राइज़ किया कि नहीं, ये कुछ नहीं बताया है, रेवेन्यू में कुछ नहीं बताया। हम लोग उसको फंडामेंटल में चेक कर लेंगे बाद में। अभी जो है अभी हम लोग चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में और इसको देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है। बट मंथली टाइम फ्रेम शुरू करने से पहले, एनालिसिस करने से पहले, अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और सबके साथ शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि सपोर्ट यहाँ पे है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है और वो बन रहा है आपका कहीं ना कहीं 83.30 के लेवल पे। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्राइस जो है अप मूव में था। ठीक है, प्राइस यहाँ पे अप गया था और अप जाने के बाद एक बहुत बड़ा वीक इसने बनाया, मीन्स एक टेल बनाया जो कि रिजेक्शन कैंडल सिंबल करता है। फिर इसके बाद इसने फिर एक टेल बनाया, वो भी रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे शो किया। ठीक है, फिर यहाँ पे रेड हुआ, फिर ऊपर गया और अभी जो है अभी जहाँ ये रिजेक्शन कैंडल ज़्यादा शो कर रहा था वो वही अभी इस मार्च मंथ में ये रिजेक्शन कैंडल अपसाइड यानी बुलिश की तरफ ये बनाया है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी मेरे ख्याल से ये मार्च महीना वेट करना चाहिए और यहाँ पे देखना चाहिए कि ये क्या शो कर रहा है। अगर इसका क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, अगर इसका क्लोजिंग प्राइस 102 के ऊपर अगर इस मंथ में हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी वेट करना चाहिए क्योंकि कैंडल यहाँ पे रेड है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो ये हमने मंथली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया। एक बार हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो ड्राइंग थी मंथली टाइम फ्रेम के लिए वो मैं रिमूव करता हूँ और फिर से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो कहीं न कहीं मेरे ख़्याल से आपको कुछ यहाँ पे पैटर्न नज़र आ रहा होगा या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बन रहा है यहाँ पे, तो वो मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो फिर 92 टू 93.5 के आसपास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। वो कैसे है पहले मैं बता देता हूँ कि पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, ठीक है, प्राइस अप गया था, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मीन्स वहाँ से प्राइस गिर गया और गिरने के बाद ये फिर से सेम लेवल पे जाता है और फिर से सेम रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है और फिर वहाँ से नीचे गिर जाता है और अगेन फिर से ये ऊपर सेम लेवल पे जाता है, फिर गिर जाता है। तो यानी 3 बार इसने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है और अभी जो है वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ब्रेक करके ये ऊपर गया है और वही रेजिस्टेंस को अभी एज ए सपोर्ट यहाँ पे वो ट्रीट कर रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो भी माइनर सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, माइनर भी इसकी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्लोजिंग जो है कितना है 92.10 है, बट यहाँ पे 93.45 जो है इसका स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से वीकली टाइम फ्रेम पे भी इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक तक अपने को वेट करना चाहिए और यहाँ पे वेट करना चाहिए कि ये 93.45 के जस्ट अबव में अगर क्लोज हो जाए ग्रीन कैंडल में तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और वहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो टारगेट अगर हम लोग बात करें तो टारगेट
93.5 के अबव, तो टारगेट 112-13 के आसपास आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं और पहला टारगेट। और सेकंड टारगेट आप यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज को भी ट्रेल कर सकते हैं, चाहे वो 10 ईएमए हो या 21 ईएमए हो। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में ये सब डिस्कस किया है, आप वो देख सकते हैं। और इसका जो है स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं न कहीं आपको 70 के आसपास यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप ठीक है रिस्क ले सकते हैं तो फिर ऑफ कोर्स इसी कैंडल पे आप ले सकते हैं रिस्क, ठीक है। बट अगर रिस्क उतना नहीं ले सकते हैं, आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि ये कम से कम 93.5 पे क्लोज हो, तो फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे वेट करना चाहिए। मैं तो 93.5 पे ही जाऊँगा। ठीक, तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखें, पहले इसका मैं जो भी ड्राइंग था पहले उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर डिस्कस करते हैं। तो ड्राइंग मैंने डिलीट कर दी, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है। रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट हो गया है यहाँ पे, और वही सपोर्ट फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुझे लगता है रेजिस्टेंस का खेल खेल रहा है। तो देखिए, समझाना क्या चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्राइस जो है, ठीक है, प्राइस ऐसे करके अप में गया और यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हुआ और वहाँ से एक प्राइस डाउन हुआ, और प्राइस डाउन होने के बाद प्राइस जो है गैप अप होके ये ऊपर ये क्रॉस कर देता है, ब्रेकआउट कर देता है इसको, और ब्रेकआउट करने के बाद कहीं ना कहीं एम पैटर्न बनाता है और नीचे यहाँ पे सेम जो रेजिस्टेंस था उसी को ये सपोर्ट मान लेता है और एक हैमर कैंडल बन गया, और उसके बाद ये ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद फिर से क्या हो रहा है कि ये नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद ये इसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है, और नीचे जाने के बाद ये जो रिजेक्शन कैंडल है ये ठीक है, जो सपोर्ट बना था उसी को ये रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है। बट अभी जो है ये 3.37% आज के डेट में इसमें ठीक है अपमूव दिखाया, बट हो सकता है वो अपमूव फेक हो, क्योंकि मुझे लगता है अगर इसको ऊपर जाना है तो कम से कम ये 93.5 को 5 के ऊपर क्रॉस करे तभी यहाँ पे ट्रेड लेने लायक है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि ये ऊपर जाए, फिर ये वहीं से फिर एम पैटर्न बना के, ठीक है, यहाँ पे एम पैटर्न कौन सा बन रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एम पैटर्न अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एम पैटर्न बन रहा है, वो कैसे बन रहा है यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें, एम पैटर्न कहें या फिर डबल बॉटम कहें, तो डबल बॉटम नहीं, यहाँ पे छोटा सा डबल टॉप है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है कि प्राइस नीचे गया था, फिर उसके बाद अप मूव दिखाया, फिर नीचे गया, फिर अप मूव दिखा रहा है, तो हो सकता है उसको रिजेक्ट करने क्या एम्पैक्ट एक हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से हो सकता है, ठीक है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये मेरा ये एनालिसिस है। तो अगर आप देखते हैं कि अगर आने वाले 1-2 दिन में अगर ये ऊपर क्लोज दे देता है ग्रीन कैंडल में, तो फिर वहाँ पे अपना टारगेट क्या होना चाहिए और फिर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, सब कुछ देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से पहला टारगेट आपको डेली टाइम फ्रेम पे 104 के आसपास रखना चाहिए, और दूसरा टारगेट जो है आपको रखना चाहिए कम से कम 150 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट बता दिया, अब एक बार स्टॉप लॉस देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस आपको कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ पे 77 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको रख के चलना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका 77 का यहाँ पे होना चाहिए। तो ये था, हम लोगों ने मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब एक बार चलते हैं इसका फंडामेंटल देख लेते हैं और फिर आगे कंक्लूजन में कुछ निकलते हैं। तो फंडामेंटल में हम लोग आ गए हैं, और HFCL अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो करंट प्राइस का 92.20 चल रहा है। हाई लो इसने 189.55.8 का लगाया है। मार्केट कैप इसका 13,166 है। इसका अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो ट्रेंड में सबसे पहले 1 ईयर पे जाते हैं, और 1 ईयर में अगर हम लोग जाके देखें तो ऑफकोर्स ये अप ट्रेंड में था, बट अप ट्रेंड में जाने के बाद ये कहीं ना कहीं ठीक है डाउन हुआ, और डाउन होने के बाद अभी फिर से ये अप ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। बट हालांकि ये 50 डे एमए से नीचे है, तो और ये 200 डीएमए से ऊपर है, तो एक हो सकता है कि टेक्निकल के हिसाब से ये अच्छा हो, क्योंकि ये 200 के नीचे नहीं गया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर इसको हम लोग 3 इयर्स में ध्यान से देखें तो 3 इयर्स में भी ऑफकोर्स कहीं ना कहीं ये सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, और उसी रेजिस्टेंस को अभी ये सपोर्ट की तरह ले रहा है। तो हो सकता है ये अब
जाए कुछ समय के लिए। 5 ईयर्स में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ ये रेंज में था और रेंज को अभी ब्रेक करके फिर से रिटेस्ट करने को आ रहा है। 10 ईयर्स में अगर हम लोग देखें तो वही रेंज में और अभी रिटेस्ट के लिए आ गया है। तो ये था प्रोस एंड कॉन्स में बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे दिखाई दी कि स्क्रीनर ने यहाँ पे इसका कोई भी मेरिट्स नहीं बताया, कोई भी प्रॉस नहीं बताया, कोई भी अच्छाइयाँ नहीं बताया है इसमें। तो फंडामेंटल के हिसाब से मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा वीक स्टॉक है, भले ही न्यूज़ के बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे चल जाए, बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे। अभी कॉन्स में अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.01% ओवर पास्ट 5 ईयर। ठीक है, इसका सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम है, 8% है पिछले 5 सालों में। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है, 12.1% है पिछले 3 सालों में। प्रमोटर ने प्लेज कर रखा है इसको 44.7% ऑफ देयर होल्डिंग। प्लेज करना मतलब कि शेयर्स को रखकर इन लोगों ने लोन ले रखा है। तो ऑफ कोर्स ये कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा डाउट जाता है और कोई भी अगर प्रमोटर यहाँ पे प्लेस करके रखे तो ऑफ कोर्स मैं देखते ही वहाँ पे सीधा ना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अपना शेयर प्लेस करके रखे हो और उसका आप क्या कर रहे हो ये ठीक है पता ही नहीं चलता है। और मुझे ऐसे स्टॉक्स पसंद भी नहीं है ओवरऑल। डिविडेंड अगर मैं बात करूँ तो डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो एट 8.37% ऑफ द प्रॉफिट ओवर द। ठीक है, डिविडेंड भी इसने जो पे किया है वो लो किया है 3 साल में, सिर्फ 8.37% के हिसाब से प्रॉफिट का किया है। प्रमोटर होल्डिंग जो है डिक्रीज हो चुकी है पिछले 3 साल में, जो कि 4.1% है। तो ओवरऑल बहुत ही नेगेटिव यहाँ पे है। ठीक है, इसका कॉन्स बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये सब पढ़ने के बाद ही, ठीक है, भले ही टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी शो कर रहा हो, मैं तो यहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा कि ये फ्लक्चुएट ज़्यादा करेगा। पीयर कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो सेक्टर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स है, इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग है, टर्न की सर्विसेज का है इसका। और ये 5th रैंक में आता है एचएफसीएल। फिर चाहे अगर क्वार्टरली एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करें तो सितंबर 2023 में इसका सेल्स जो था वो 1111 और दिसंबर में अभी 1032 हो गए, यानी सेल्स इसका डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 133 था सितंबर में और दिसंबर में 117। अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका 94 था और अभी जो है ये 108 हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 70 से 82 हो गया, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज यहाँ पे हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ओवरऑल सेल्स में डिक्रीज है और प्रॉफिट में इंक्रीज है। अ, और अगर यहाँ पे वाई ओ वाई बेसिस पे अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो वाई वाई बेसिस पे सेल्स इसका 1086 था और अभी 1032, यानी सेल्स अगेन वाई वाई बेसिस पे डिक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 169 था और अभी 117, अगेन डिक्रीज। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 137 से 108 हो गया, अगेन ये डिक्रीज हो चुका है। और नेट प्रॉफिट 102 से 82, अगेन ये डिक्रीज ही है। तो वाई ओ बेसिस पे इसका फंडामेंटल फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत ही ठीक है ख़राब है, मैं ये कह सकता हूँ। और इसका कॉन्स भी बहुत ज़्यादा है, ये भी यहाँ से पता चलता है। अब फाइनल डिसीजन होगा एफआईआई और डीआई डेटा के बेस पे, तो वहाँ पे एक बार देख लेंगे और फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे चलते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। तो पहले एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रही है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है और अगर सितंबर और दिसंबर का देखें तो प्रोमोटर्स 37.84 थे और अभी भी 37.84% ही है। तो प्रोमोटर्स तो सेम है, कोई डिक्रीज नहीं है। पर अगर जून और सितंबर का देखें तो जून में 39.24 था और अभी 37.84 हो गया है, यानी ये डिक्रीज किए थे जून से सितंबर के बीच में। और एफआईआई की अगर हम लोग बात करें तो एफआईआई 8.35 सितंबर में था और अभी 8.18 हो गया, यानी एफआईआई ने अपने स्टेक यहाँ पे डिक्रीज किया है। डीआईए 4.64 से 4.55 इन्होंने भी डिक्रीज किया है। पब्लिक में 49.09 से 48.37 इंक्रीज हुआ है। अदर्स में 0.08 वो सेम ही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो 3 पैरामीटर्स हम लोग चेक करते थे कि फंडामेंटल कैसा है, फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा आया है, एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रही है, टेक्निकल क्या कह रही है, तो 3 में से 2 मीन्स फाइनेंशियल रिजल्ट और उसके बाद एफआईआई डीआई डेटा के हिसाब से तो ये स्टॉक काफ़ी वीक लग रहा है। वीक लग रहा है, ठीक है, अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। और हो सकता है, ठीक है, प्राइस बढ़े बट वहाँ से ये फिर से रिवर्स करेगा और अपनी को मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो टेक्निकल के हिसाब से भी अभी वहाँ पे वेट करने को मैंने आपको कहा ही है, तो वहाँ पे भी वेट कर लेने चाहिए मेरे मेरे हिसाब से। और यहाँ पे इस हिसाब से ही आपको यहाँ पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ध्यान रहे मैं कोई सीबी एडवाइज़र नहीं हूँ और यहाँ पे आपका पैसा ठीक है आपके डिसीजन के हिसाब से लगेगा। बट इतना ही कहना है कि अपने पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफाई करना है और रिस्क को मैनेज करके चलना है। अ, किसी के टिप्स रिकमेंडेशन कॉल्स पे भरोसा नहीं करना है, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो या फिर किसी और का क्यों ना हो। ध्यान रहे ये एनालिसिस मेरा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपका डिसीजन और आपका एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है।
तो ये था HFCL का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो आपको पसंद आया है। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।